रहेगा प्राइम मिनिस्टर प्रारंभ से अब तक कौन कौन पीएम रहे हैं और किस किस पीएम के समय क्या क्या विशेष हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। देखें, सबसे पहले अपन देखिए प्रधानमंत्रियों में जो सबसे पहले रहे वो कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, लगभग 17 वर्ष तक रहे हैं, 1947 से लेकर 1964 तक। देखिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 जब उनका इंतकाल हुआ तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने विदेश मंत्री का पद भी अपने पास रखा था, इसलिए प्रथम विदेश मंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री कौन कहे जाते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के समय विदेश मंत्री पर पद पर रहते हुए एक नीति अपनाई गई जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है गुट निरपेक्षता की नीति का जनक कौन है, तो उसकी जनक कौन माने जाते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखें यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ये माउंटबेटन है, ठीक है ना, माउंटबेटन द्वारा दिलाई गई थी। ये गवर्नर जनरल थे उस समय पर। साथ ही साथ इनकी कुछ पुस्तकें हैं, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, ग्लैम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे लगभग 17 वर्ष तक। इसके बाद देखें प्रधानमंत्री पीएम पद के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी इन्होंने अपने पास रखा, अतः प्रथम विदेश मंत्री भी कौन कहलाते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना भारत की विदेश नीति यानी गुट निरपेक्षता की नीति के जनक भी कौन माने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। ठीक है ना, इसका भी हमको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखें असली गुट निरपेक्षता की नीति के जनक कौन है? तो देखिए असली गुट निरपेक्षता की नीति के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बाद में भी आएगा प्रश्न। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे 1977 में, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, उस समय विदेश मंत्री थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने असली गुट निरपेक्षता की नीति। देखिए गुट निरपेक्षता की नीति होती क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब होता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी से पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो 45 के बाद एक विश्व युद्ध और चालू हुआ जिसको बोलते शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? और ये शीत युद्ध क्या था? वैचारिक युद्ध था। और इस शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था रूस और पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। पूरा विश्व दो गुटों में था। उस समय भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारा छोटा भाई पाकिस्तान अमेरिका के साथ चला गया, तो हमें अपने विदेश नीति में संतुलन स्थापित करने के लिए भले ही हमने गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया, लेकिन ना चाहकर भी हमने रूस को अपने साथ लेने का प्रयास किया। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जब विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने वास्तविक तौर पर ना तो रूस ना अमेरिका, दोनों में किसी का साथ नहीं दिया और दोनों से तटस्थ रहे, यानी कि दूरी बना के रखी। इसलिए असली गुट निरपेक्षता की नीति का अगर जनक पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। इसके अलावा 1 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर का मुद्दा है उसे लेकर कहाँ गए थे? यूएनओ। और 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई। हमारे भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? 1948 में। आगे देखें, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली। जो औद्योगिक नीति अपनाई गई उसमें कौन सी नीति डाली थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पशुपालन कृषि दोनों होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद इस समय जो उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम औद्योगिक मंत्री, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ नामक पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह था दीपक। और यही भारतीय जनसंघ पार्टी 1980 में बदलकर भारतीय जनता पार्टी में तब्दील हो गई, जिसके संस्थापक थे अटल बिहारी
वाजपेयी। देखिए 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, दीपक। और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसी का क्या कर दिया गया, भारतीय जनसंघ पार्टी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। आगे देखें 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी भाई, सोवियत। पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था ये, लेकिन आज के दौर में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, इसलिए क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जिसे माना जाता है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने सार्वजनिक उद्योग और परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सार्वजनिक उद्योग या आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, नेहरू ने कहा। आगे देखें, भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी विदेश नीति कैसी थी, आदर्शवादी। ध्यान रखना, भारत की जो विदेश नीति प्रारंभ में वो कैसी थी, आदर्शवादी। आदर्शवादी नीति कैसी होती है मैं बताऊं। आदर्शवादी नीति होती है जियो और जीने में विश्वास। आदर्शात्मक मतलब काल्पनिकताएं ज्यादा होती हैं उसमें, कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। देखिए ठीक है ना। इसके बाद देखें अपना 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कैसा रहा, असफल रहा। असफलता के कारण की जांच के लिए इन्होंने एक कमेटी गठित की थी 1957 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने यह कहा था कि ये कार्यक्रम फेल होने का कारण है लोगों की सहभागिता का अभाव। जब तक किसी भी योजना में लोगों की सहभागिता, आम जन की सहभागिता नहीं होगी, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। और यही देखें, जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये गठन है, गठन किया गया, ठीक है ना। और मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने का कारण जन सहभागिता का अभाव बताया, यानी कि लोगों की भागीदारी इसमें नहीं रही। इसके बाद देखें, मेहता समिति ने कहा कि जन सहभागिता तभी संभव है जब लोगों का राजनीतिक अधिकार मिले। यानी कि राजनीतिक अधिकार मिले। राजनीतिक अधिकार कैसे मिलेंगे, जब तक हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण शक्तियों का एक जगह होना, विकेंद्रीकरण शक्तियों का ऊपर से नीचे तक सब तक पहुंचाना। इसीलिए इसी के उद्देश्य से स्थानीय शासन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज और ग्रामीण शासन या नगरीय शासन या शहरी शासन का विकास किया गया। और 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन नामक संस्थाओं की स्थापना की गई। देखिए राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ही संभव है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल क्रियान्वित पर ही प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखें, इस मॉडल को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959 को, और कहाँ की थी, नागौर के बगदरी गांव में की थी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस कारण बलवंत राय मेहता को, इसी कारण बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का क्या कहा जाता है, जनक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य एक पंचशील का समझौता हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया, और उसी के बाद 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध हुआ, और इस युद्ध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया गया पार्लियामेंट में। पहली बार उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि आपकी सोच अच्छी नहीं थी। कहाँ तो 1954 में आप हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे हो, और 1962 में वो तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी सोच कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर रही है। देखें 1963 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ क्या लाया गया, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया। और 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हो गया, देहांत हो गया। जब इनका देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद अगले प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो आगे देखते हैं, अगले प्रधानमंत्री आए गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। ये कार्यवाहक पीएम थे, और इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन के लिए रहे ये, ठीक है ना।
योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग वही योजना आयोग है जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में तब्दील हो गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया। क्लियर है बात? इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री अगले हमारे कौन? चलो यहाँ योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष भी यहाँ लिखवा दिए, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहे जो 2015 में बना था, और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, ये नहीं है, भी इसको चेक कर लेना, ये दूसरा बन गया है कोई इसका। हाँ, इस समय कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। सुमन के बेरी, ठीक है। आगे देखें, अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका इंतकाल देश के बाहर हुआ। कौन से समझौते के दौरान? ताशकंद समझौते के दौरान। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। देखें, इनके काल में भारत पाक युद्ध हुआ सितंबर 1965 में, जिसमें भारत विजय हुआ। शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, और इसमें जोड़ा जय विज्ञान। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, क्योंकि आपको याद होगा परमाणु परीक्षण इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, इसलिए उन्होंने जय विज्ञान शब्द जोड़ दिया था। 10 से 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, और इस ताशकंद समझौते के दौरान जिसमें पाकिस्तान से कौन थे? अयूब खान, और भारत से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री मौजूद थे, और इनकी मध्यस्थता रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। इस दौरान 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गया? निधन हो गया था, ठीक है ना। शास्त्री जी एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। कहाँ हुई? ताशकंद में हुई। ताशकंदी नहीं है ये, है ना। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। अगले प्रधानमंत्री आते हैं फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक के तौर पर ही आते हैं, ठीक है ना। दोबारा कार्यवाहक के तौर पर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। और इनका कार्यकाल दोबारा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिनका पूरा नाम है प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। जो इनका किसका नाम था? बचपन का नाम क्या नाम था? प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, ठीक है। इनका कार्यकाल 2 बार रहा है, एक बार 1966 से 77 तक। 77 में आपको पता है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की सरकार बन गई। फिर दोबारा 1980 से 84, और 84 में इनके अंगरक्षकों के द्वारा ही हत्या कर दी गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। इन्होंने क्या क्या किया देखें। पीएम के कार्यकाल में ये क्वेश्चन बता दिया, यहाँ अवरोही क्रम या आरोही क्रम, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना आप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ऐसे करके दे देंगे वो कि देखिए पहले पंडित जवाहरलाल, फिर इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी, ऐसे ही तो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसमें सही कौन सा है? ABCD अवरोही क्रम है, और DCBA आरोही क्रम है, ठीक है ना। अवरोही पूछे आरोही पूछे ध्यान न कर। अवरोही का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग से आगे बढ़ते हुए, और आरोही ऊपर से नीचे, ठीक है ना। पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला जो शपथ ग्रहण के समय उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य थी। ध्यान रखना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब वो लोकसभा की नहीं राज्यसभा की सदस्य थी, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी पद पर शपथ ली। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है ये? अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन होता है मुद्रा का गिरना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का गिरना। कब कब हुआ? 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, 1966 में इंदिरा गांधी के समय, और 1951 में PV नरसिम्हा राव के समय। ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें अपन, तो देखिए इंदिरा गांधी ने 1966 में पहली बार योजना अवकाश लिया। योजना अवकाश क्यों लिया?
क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं सफल नहीं हो रही थी, विकास की गति धीमी थी, और विकास की गति को तेज करने के लिए उन्होंने 5 साल की प्लानिंग के बजाय एक एक साल की प्लानिंग की। और देखें 1966 से 69 तक एक एक वर्ष के 3 प्लान बनाए, एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का तथा 1980 में 6 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है आपने देखा होगा, पहले राजस्थान बैंक हुआ करती थी, राजस्थान बैंक को आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले एक सिंडिकेट बैंक थी, उसको एसबीआई में ट्रांसफर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, घाटे में ना जाने देना। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, आप सबको पता है, और 1972 में क्या हुआ, शिमला समझौता। इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1974 से 78 इनका कार्यकाल है, इसमें गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान गरीबी हटाओ आंदोलन किस पंचवर्षीय योजना में चला, 5वीं, और 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या है, 1974 से 78। नेक्स्ट देखें अपन, 1975 में गरीबी को दूर करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया। कब किया था, 1975 में। 18 मई 1979 में पोखरण में प्रथम, ये 79 नहीं है, ये 74 है, 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। और 1976 में भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संशोधन कौन सा किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या संक्षिप्त संविधान भी कहते हैं। और 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों का एक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। और इसके बाद फिर देखें अपन, 1984 में सिख आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया, ब्लू स्टार चलाया, और जिसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, शक्ति स्थल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, इसके बाद फिर प्रधानमंत्री आते हैं मोरारजी देसाई। देखिए मोरार जी 1977 में बने, मैंने आपको बताया था, इंदिरा गांधी के 2 कार्यकाल के बीच में। इनका कार्यकाल 1977 से 22 जुलाई 1979 79 तक रहा। और इससे पूर्व में मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई। किसके रहे, मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी के पीएम काल में 1967 से 69 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। कौन रहे, उप प्रधानमंत्री। इसके नेतृत्व में प्रथम गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। देखो गठबंधन सरकार का दौर जो अब चल रहा है, जैसे अभी ये गठबंधन बना 18 जुलाई 2023 को इंडिया के नाम से जो बना है ना, यूपी गठबंधन समाप्त किया गया और इंडिया गठबंधन आया। तो एक गठबंधन क्यों किया जाता है, बहुमत प्राप्त करने के लिए। जब कोई एक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है, वो बहुमत कैसे प्राप्त करते हैं, गठबंधन के तौर पर। तो सबसे पहला गठबंधन 1977 में अस्तित्व में आया। इसके बाद देखें, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया कौन थे, मोरारजी देसाई। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन थे, मोरारजी देसाई। सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने कितनी वर्ष की आयु में, 81 वर्ष की आयु में। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है कौन है, मोरारजी देसाई। इन्होंने भारत में वित्त मंत्री के रूप के पद पर रहते हुए 10 बार, कितनी बार, 10 बार बजट पास किया। बजट है ये, बजट पास किया, ठीक है ना। इस समय विदेश मंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और मैंने कहा था इन्होंने असली गुटनिरपेक्षता की अवधारणा दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। इस समय लघु और कुटीर, लघु और कुटीर उद्योग विकास पर ज्यादा बल दिया गया। छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप करने का प्रयास किया गया, बड़े उद्योगों को डेवलप करने का प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद देखें अपन, फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह। देखिए मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आए। चौधरी चरण सिंह क्यों आए, देखिए चौधरी चरण सिंह इसलिए आए, कारण क्या था, इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को कह दिया मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगी, तू वहां से समर्थन वापस ले ले भाई। चौधरी चरण सिंह बोला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, वापस ले लिया। उधर सरकार गिर गई,
बाद में चौधरी चरण सिंह से भी नमस्ते कर दी, उनकी भी सरकार गिर गई। इसलिए इनका कार्यकाल कितना रहा, 18 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। और 80 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जीत गई, फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, राजनीति ऐसा ही होता है। मोरारजी देसाई पीएम काल में 1979 में उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह, और पूर्व में कैसे रहे, ये वित्त मंत्री। ध्यान रखना, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, एकमात्र पीएम जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा गए नहीं है। इनकी याद में 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में। ठीक है ना। आरएलडी है ना, जो राष्ट्रीय लोक दल, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, ये वही जयंत चौधरी के बाबा हैं ये चौधरी चरण सिंह। क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी। अजीत सिंह एक्सपायर हो गए अभी, और अभी जयंत चौधरी है। ठीक है ना। और इसी आरएलडी के विधायक है डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो भरतपुर से विधायक है। आगे देखें, फिर प्रधानमंत्री बनते राजीव गांधी। आपको देखा, मैंने बताया था, ये यहाँ 84 है, ये 1984 से 89, क्योंकि 84 में माता की हत्या कर दी गई, और उसके बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा समर्थन मिला इनको, अब तक किसी को नहीं मिला। 415 सीट मिली इनको। देखो, चर्चित बोफोर्स तोप घोटाला आपने सुना होगा, एक चर्चित बोफोर्स घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। बोफोर्स तोप का सौदा किया गया, वो घोटाला। पीएम बनने से पूर्व किसी भी सरकारी पद पर कोई कार्य का अनुभव नहीं, और युवा पीएम मात्र 40 वर्ष की आयु में ये पीएम बन गए थे भाई। ठीक है ना। इसके अलावा देखें, इस समय सरकार को लोकप्रिय सरकार कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों कहा जाता है कि इन्हें 415 सीट प्राप्त हुई। जो 543 निर्वाचित आते उसमें 415 कांग्रेस के ही थे। सोचो, आज तक इतना, चाहे मोदी कितना भी हल्ला हो रहा है, लेकिन इसके बराबर नहीं आई सीट आज तक। बताओ आई हो तो, केवल कांग्रेस को 415 सीट, सबसे बड़ा समर्थन था। भारत में कंप्यूटर क्रांति और तकनीकी के जनक कौन माने जाते हैं, राजीव गांधी। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया, और यही इंदिरा आवास योजना 2015 में मोदी जी के द्वारा नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके आगे देखें, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या है, दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख इन्हीं के समय हुआ। ठीक है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई। ये इंपॉर्टेंट संशोधन है जो पूछे जाते हैं अक्सर करके। राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लक्ष्मी मल सिंघवी समिति गठित की गई, और इन्होंने 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन लाने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक समिति गठित करके प्रारूप तैयार किया। इसीलिए इनके कार्यकाल को स्थानीय शासन का स्वर्णकाल व आधुनिक स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, राजीव गांधी को। आगे देखें, यही बात है, 1989 है ये। ठीक है ना। 89 में श्रीलंका में तमिल आतंकवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया इन्होंने, और इस ऑपरेशन पवन के बाद फिर इनकी हत्या हो गई। इनकी मां ने चलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार, उनकी हत्या हो गई। इन्होंने चलाया ऑपरेशन पवन, इनकी हत्या हो गई। और 21 मई को पेराम्बूल में तमिलनाडु में लिट्टे द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, ध्यान रखना, नोट डलवाकर, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की भी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है ना। और 20 अगस्त 2015 में आरपीएससी की स्थापना दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। तो आरपीएससी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। आगे देखें, अब आते हैं प्रधानमंत्री वीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से, क्यों 89 तक तो राजीव गांधी रहे, 89 के बाद कब तक रहा, 1990 तक। पूर्व में वित्त मंत्री रहे और पूर्व में यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, विश्वास मत पर सर्वप्रथम हारने वाले पीएम कौन है, बीपी सिंह। विश्वास मत क्या होता है, इन्होंने विश्वास मत पेश किया अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। इनके समय ही देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इन्हीं के समय रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत
अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखें, फिर आए प्रधानमंत्री कौन, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर का कार्यकाल 1990 से 97 नहीं 91 तक रहा। कब तक रहा? एकमात्र पीएम जिन्होंने लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? देखिए, लाल किले पर ध्वजारोहण 15 अगस्त को करता है प्रधानमंत्री, और नवंबर से जून तक रहे, अगस्त से पहले ही सल्ट गए, मतलब प्रधानमंत्री पद से हट गए, ठीक है ना। इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? युवा तुर्क। 1990 में विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर रह गया, जिस कारण IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास हमको क्या करना पड़ा? सोना। ध्यान रखना, किसके समय भारत की फाइनेंशियली स्थिति कमजोर हुई? चंद्रशेखर के समय, ठीक है ना। और भारत में वित्तीय संकट जैसी स्थिति, इसलिए 2 साल का दूसरा योजना अवकाश लिया। एक तो इंदिरा गांधी ने लिया थी, 1 वर्ष के 3 योजना अवकाश, और 2 योजना अवकाश 2 साल का किसने लिया? चंद्रशेखर ने। इसके बाद देखें, आते हैं PV नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। पूर्व में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे, और पूर्व में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे। इसके बाद देखें, जब पीएम बने तब गैर सांसद थे, यानी कि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है, कौन प्रधानमंत्री, निम्न में से कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बना तब गैर सांसद था, यानी कि संसद का सदस्य नहीं था। 1991 में इन्होंने आर्थिक नीति अपनाई, एक नई आर्थिक नीति। इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 91 से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश का पूंजी, विदेशी जो निवेश है ना भारत में, हमने आमंत्रित करना चालू किया। 1991 से पहले हम रूस की साम्यवादी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। 91 में जब रूस का विघटन हो गया, रूस के 14 टुकड़े हो गए, हमारा देश कमजोर हो गया, साथ ही तो हमने भी क्या किया, अमेरिका को फॉलो करना चालू किया और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, और विदेश से जो आने वाले बिजनेसमैन, उनको भारत में न्योता देना चालू किया। तो जो FDI लाने का शुरुआत की वो PV नरसिम्हा राव के समय हुई। नई आर्थिक नीति अपनाई गई, निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, उदारीकरण को और वैश्वीकरण को, जिसमें नए आर्थिक सुधार किए गए। इस नीति में भारत में सार्वजनिक नियंत्रण को कम और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। सार्वजनिक नियंत्रण, सरकारी डिपार्टमेंट कम होंगे, सरकार का नियंत्रण कम करो और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ज्यादा दो। इसके बाद देखें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी विचारधारा को लागू किया। भारत ने 1991 में जो आर्थिक मॉडल स्वीकार किया उसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय PV नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह जो थे वो कौन थे? वित्त मंत्री। इसलिए इसको कहते हैं राव मनमोहन मॉडल। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई, आपको सबको पता है। और 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट, जिसके दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। भारत की विदेशी में नए आयाम स्थापित किए गए। आसियान, आपने सुना होगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसका नाम है आसियान। आसियान के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए पूर्व की ओर नीति, देखिए यही नीति मोदी ने अपनाई है, यही नीति, पूर्व की ओर देखो नीति, पश्चिम की ओर देखो नीति, नाम चेंज कर दिया, चीजें वही हैं। यानी कि उन छोटे छोटे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को हमने न्योता दिया, आइए आप छोटे देश हैं, हमारे देश में आकर व्यापार कीजिए, तुम्हारा विकास होगा, ठीक है, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। और मध्य एशिया, यानी कि मध्य एशिया के साथ ऊर्जा संबंध, कौन से संबंध? ऊर्जा संबंध को बढ़ाने के लिए क्या अपनाया हमने? पश्चिम की ओर देखो नीति। कौन सी? पश्चिम। ये पूर्व की ओर दक्षिण पूर्वी एशिया में, मध्य एशिया के साथ पश्चिम की ओर देखो नीति। यहां आर्थिक संबंधों को लेकर और यहां पर ऊर्जा संबंधों को लेकर 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित, PV नरसिम्हा राव के समय हुआ ये। और 1993 में इसको हटा दो, संवैधानिक संशोधन लागू किया गया, और जो नगरीय निकाय से संबंधित था, किससे संबंधित था? नगरीय की 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई,
वो किसके समय हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के समय। आगे देखते हैं इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 3 बार रहा है, 16 में 1996 से 1 जून 1996, 1998 से 1999, 1999 से 2004। 3 बार रहे प्रधानमंत्री, ये 3 कार्यकाल रहे इनके। और देखें पूर्व में ये विदेश मंत्री रहे, बीजेपी के पहले पीएम, बीजेपी के पहले पीएम थे, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम पीएम, न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएम, और 11 व 13 में 1998 को पोखरण में कितने? 5 परमाणु परीक्षण किए। इसलिए इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। इसके बाद देखें अपन 1998 में भारत की नई प्रधान परमाणु नीति घोषित की गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। मई 1999 को कारगिल संकट आया, आपने देखा होगा, कारगिल संकट सुना होगा। कारगिल संकट को लेकर एक ऑपरेशन विजय चलाया गया। कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन विजय। और जिसकी जीत के उपलक्ष्य में जीत हुई 26 जुलाई 1999 को, और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। ध्यान रखना, विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। देखें इस कारण 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। और 2000 ईस्वी में वाजपेयी सरकार के समय गरीबी निवारण के लिए एक योजना चलाई गई, अंत्योदय योजना। देखिए राशन कार्ड होते, राशन की दुकान पर जाना, वहां लिखा होगा अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में गेहूं सस्ती कीमतों पर मिलता था। जो आम राशन कार्ड है, देखिए एक आम राशन कार्ड होता है, एक बीपीएल वाला होता है, और बीपीएल से के ऊपर जो होता है वो अंत्योदय योजना का होता है। तो पूछ लेता अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2000 में। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ। बड़ा दुख का विषय था, हमारी संसद पर हमला हुआ। किसके समय? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। और इसका जो आरोपी कौन था? अफजल गुरु। और उसे 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के समय फांसी दे दी गई। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, 7 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के राज्यसभा के सदस्य। इनके समय विदेश मंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल। और इनके द्वारा जो बजट जो सिद्धांत दिया गया वो गुजराल सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत? एक विदेश नीति दी इन्होंने, गुजराल से। गुजराल सिद्धांत क्या कहता है? देखिए गुजराल सिद्धांत कहता है हमेशा अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए रखो, और बना के भी रखने चाहिए। पड़ोसी से कभी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आड़े भाड़े में कभी भी किसी भी संकट में तुम्हारे सबसे पहले पड़ोसी काम आएंगे। रिश्तेदार नातेदार तुम्हारे चाहे कितने को दबंग हो, कितने को पैसा वारे हो, चाहे जूता वारे हो, वे आएंगे पीछे, लेकिन उस समय विशेष पर सबसे पहले कौन काम आएगा? तुम्हारा पड़ोसी। इसलिए पड़ोसियों से। और यही है गुजराल सिद्धांत। और इनके समय वित्त मंत्री कौन रहे? पी चिदम्बरम, जिनके द्वारा जो बजट पेश किया गया उसे ड्रीम बजट कहा जाता है। कौन सा बजट? ड्रीम बजट। ड्रीम बजट मतलब सपनों का बजट था। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ड्रीम बजट किसके समय पेश किया गया? एचडी देवेगौड़ा के समय। किसने? पी चिदम्बरम के द्वारा। इसके बाद प्रधानमंत्री आते इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल भी ज्यादा नहीं रहा, 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998, और पूर्व में ये विदेश मंत्री रहे, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह, कार्यकाल 2004 से 2014, 10 साल शांतिप्रिय तरीके से निकाल गए, देश की इकोनॉमी को डाउन नहीं होने दिया, और तमाम सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू किया, जैसे कि आरटीआई, जैसे कि आरटीई, ठीक है, कई सारी। इसमें देखिए आरबीआई के गवर्नर है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष रहे, और वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। आज की डेट में भी सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार, फाइनेंशियल तौर पर अगर टैलेंटेड पर्सन है तो वो है मनमोहन सिंह। उससे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है इंडिया में कोई। ठीक है, ध्यान रखना 12 अक्टूबर 2005 को इन्होंने आरटीआई लागू की। इस कारण 12 अक्टूबर को, ये अप्रैल हो गया, अक्टूबर कर लेना, 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय। आरटीआई लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन है। आरटीआई लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत में गोवा और तमिलनाडु है। 2005 में नरेगा को भी इन्होंने चालू किया था, नरेगा जो योजना है, ठीक है ना, अधिनियम पारित किया 2005 में। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बदलापल्ली, अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से नरेगा की शुरुआत हुई। कब हुई? 2006 में। ध्यान रखना 2006 में जब नरेगा की शुरुआत हुई थी तो पूरे देश के 200 जिलों में 200 हुई, और 200 गांव में जो शुरुआत हुई उसमें 200 जिलों में शुरुआत हुई,
और इन 200 जिलों में राजस्थान के 6 जिले थे। कितने जिले थे? 6 जिले थे, है ना। और पूरी तरह से नरेगा योजना लागू हुई पूरे देश में 2008 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान में नरेगा योजना पूरे राजस्थान में कब लागू हुई? 2008 में, ध्यान रखना। बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दी गई। राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण में 6 जिलों में शामिल किया गया। कौन कौन से थे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही, झालावाड़, उदयपुर। यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है। राजस्थान में नरेगा पूरे राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को कर दिया गया, मनरेगा में तब्दील कर दिया गया। आगे देखें, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा बहुत अच्छा प्रावधान किया। 21A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम को लागू किया गया। कितने अच्छे अच्छे काम किए, RTE, RTI, नरेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2013 को देखिए बहुत अच्छा काम किया, एक सब्सिडी का पैसा देने के लिए एक योजना चालू की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, जिसको फुल शॉर्ट फॉर्म में DBT योजना का प्रारंभ किया। और इस DBT का नारा था आपका पैसा आपके हाथ, यानी कि आपके सब्सिडी का पैसा जो अकाउंट में आता, वो मनमोहन सिंह ने चालू किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए हमारे, है ना। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से चल ही रहा है अभी। निर्वाचन क्षेत्र का बनारस वाराणसी है और स्वतंत्र भारत में जन्मे स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं। एक पहले प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में जन्मे, इनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। देखें 2001 से 2014 तक गुजरात के CM रहे और CM के रूप में मणिनगर, कौन सा? मणिनगर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं बहुत सारी हैं, क्रियान्वित कितनी हुई है कितनी नहीं हुई कोई पता नहीं। क्या परिणाम निकला आप सबके हमारे सबके सामने, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मोदी हैं हमारे। योजना कौन कौन सी रही? उजाला योजना 1 मई 2015, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आप इनको याद कैसे करोगे? देखो मई की योजनाओं को एक साथ मैंने लिखा है यहाँ। मई की योजनाएं एक साथ हैं, इनके ईयर देखिए, एक 16 और 15 ये मैंने क्यों लिख दिया यहाँ? क्योंकि उजाला और उजाला योजना रोशनी से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है ना। और उज्ज्वला योजना सिलेंडर से संबंधित है, गैस चूल्हे से संबंधित है ना। 1 मई 2015, 1 मई 2016। इसके बाद अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में भी चालू हुई है। ये योजनाएं तब चालू हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल, आपने देखा होगा PYK करके T-शर्ट भी आपने देखा, प्रधानमंत्री उसमें कौशल 15 जुलाई 2015। देखिए जुलाई की योजना तीनों एक साथ है, बस ईयर चेंज है, जुलाई 15, 21, 10। ये 15, ये 15 और ये 14 है। डिजिटल इंडिया और नमामि गंगे योजना, गंगा नदी को साफ करने की योजना। गंगा ने अपने आप साफ कर लिया। गंगा ने, यानी कि इस प्रकृति में इतनी शक्ति है कि अपने हिसाब से खुद चला लेती है। हम सोचते हैं, हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ये सब हम ही कर रहे हैं, ये बनाया वो बनाया, ऐसा किया वैसा किया हमने। अरे हमने कुछ नहीं किया भाई, ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति अपने आप करवा लेती है सबसे। व्यक्ति, अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति कभी चाहेगा मैं कोई गलत काम करूं? चाहता है क्या? चाहता है आदमी कि मैं गलत करूं? नहीं, समय करवा देता है उससे। सही बात है भाई, सब समय का ही फेर है। आज मेरे साथ के कई सारे लोग हैं जो IAS हो गए, RAS हो गए, कॉलेज लेक्चरर हो गए, स्कूल लेक्चरर हो गए। वो कहते हैं यार तुम स्टार्टिंग में IAS के चक्कर में नहीं पढ़ते तो अपने 5-7 साल 8 साल नहीं बर्बाद करते, फिर RAS के चक्कर में बर्बाद नहीं करते तो अब तक तुम कहीं ना कहीं स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर हो गए होते। अरे मैंने की कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा समय था, तुम्हें समय ने सद्बुद्धि दे दी तो तुम लग गए। अगर मैं IAS हो गया होता या IPS हो गया होता तो तुम जैसे मुझे क्या प्रवचन देते? समय समय का फेरा है ये तो, समझ में आई। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे सलाह लेने के लिए 50 आ जाएंगे, और नहीं होते हो तो 50 सलाह देने के लिए भी आ जाएंगे। यार तूने ऐसा नहीं, ऐसा कर लेता तो तेरा कुछ हो जाता। ठीक है, ये तो समय समय का फेरा है भैया, ठीक है ना। हम कुछ नहीं करते। गंगा नदी गंदी हो रही थी,
प्रकृति प्रदूषित हो रही थी, पॉल्यूशन तमाम हो रहा था, वर्ल्ड लेवल पर खूब सेमिनार हो रहे थे, कार्बन उत्सर्जन को कम करो, ओजोन परत में छेद हो रहा है। 2 साल का बंद कर दिए सब घर में, क्या ना कर दिए, कोरोना के टाइम कर दिए ना, प्रदूषण बंद, नदी नाले सब साफ, प्रकृति साफ, अपने आप कर लिया। हमने कुछ किया क्या? नहीं किया ना, प्रकृति ने अपने आप कर लिया। इसको कहते हैं स्टार्टअप इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 कितनी बेटियों की हत्या हो रही है, लेकिन योजनाओं का योजना केवल योजनाएं में रह गई हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहां योजना चल रही है? सुकन्या समृद्धि योजना, स्टैंड अप ग्रामोदय भारतोदय, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, हम खुद बनाएंगे सब कुछ, मेक इन इंडिया ना, मेड इन इंडिया आता है, वो मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, ऐसे मेक इन इंडिया हम खुद बनाएंगे अपना सामान, है ना, तो वो मेक इन इंडिया। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 से चालू हुई, आज 2023 चल रहे। कौन सी इंडिया की स्मार्ट सिटी बन गई है, मुझे एक बता दो, एक सिंगल सिटी बता दो कि ये स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी की परिभाषा समझते हैं? स्मार्ट सिटी मतलब नीट एंड क्लीन। हाँ, अभी प्रधानमंत्री आ जाने तो भरतपुर में, या मुख्यमंत्री को आ जाने तो भरतपुर में, ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री अभी G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वहां जहां गंदगी है, अडंबार लगा हुआ है, जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां पानों की थड़ी हैं, ठेले हैं, वहां पर्दे लगा दिए गए। शादियों में लगाते ना पर्दे अपने, वो टेंट वाला, और पर्दे किसी को दिखे नहीं। अभी आगरा में वो हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था, पता नहीं कौन सा, इंटरनेशनल लेवल का हुआ था, अभी पता नहीं कौन सा हुआ था, विदेश से लोग आए थे। तो मैं गया आगरा में उस समय पर, तो मैं गया ताजगंज, ताजमहल के पास है, एक रिलेटिव रहते हैं, वहाँ गया तो लगा के तुम लगाओ कि प्रतापपुरा चौराहा पड़ता है, वहां से जैसे अपन ताजमहल वाले रोड पर पड़ते हैं, इतना शानदार डेकोरेटेड, गमले लग रहे हैं, फूल, ये वो, और मैंने की तो यार जन्नत कर दिया। तो केवल उसी समय कर, हमेशा के लिए क्यों नहीं होता? ये साफ सफाई हमेशा के लिए क्यों नहीं होती है? ये चीजें हम खुद व्यवस्थित, देखिए, जब तक हम लोग योजनाओं का भी नहीं दोष, हम योजनाओं को भी नहीं दोषी ठहरा सकते, इसमें हम खुद जिम्मेदार है, खुद रेस्पॉन्सिबल है या नहीं बताओ? हम अगर सही रहेंगे ना, कहते ना हम सही तो जग सही, हम तो सही है ही नहीं, जग कहां से सही होगा? अब आप एक अपने ऊपर ही अप्लाई करके देखो, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, और मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करके देता हूं। कोटा जयपुर अजमेर स्मार्ट सिटी, अबे स्मार्ट सिटी कोटा जयपुर अजमेर में जाके देख कितना हो रहा है। जयपुर स्मार्ट सिटी बता रहा है, जयपुर में स्मार्ट सिटी है, अजमेर में स्मार्ट सिटी है, कोटा स्मार्ट, वो अखबारों में ही स्मार्ट सिटी दिखती है, वैसे ही, वैसे नहीं दिखती। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण, ये सारी योजनाएं हैं। किन की है ये सब सांसद आदर्श गांव योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला गांव गोद लिया था, जयपुरा गांव बनारस में। अब प्रधानमंत्री मोदी ने गोद लिया है तो जन्नत हो गया होगा गांव। सही बात है गलत बात है? गांव को देख के आओ, एक बार गांव को क्या स्थिति है। ऐसी बात नहीं गांव का विकास नहीं हुआ है। सांसद ग्राम योजना का तहत हर एक एमपी एक गांव को गोद लेगा साल भर के लिए। तो क्या साल भर में एमपी कोटा से उस गांव का विकास नहीं कर सकता? खूब कर सकता है। तुम्हारे खुद अपने क्षेत्र में कितनी एमपी, रंजीता कोहली ने कितने गांव गोद लेकर विकास कर दिया है? रंजीता कोहली जिस गांव से बिलोंग करती होगी उसी गांव का विकास नहीं हुआ होगा, दूसरे गांव की तो बात ही का है। ठीक है, श्रम वे जयते योजना प्रधानमंत्री, ये सारी योजनाएं हैं, इनको आप पढ़ लेना, पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना? तो ये क्लास आज की हमारी प्रधानमंत्री की रही, प्रधानमंत्री प्रारंभ से अब तक।
हाँ, ये जितने भी 50 स्लाइड हैं सब लिखनी है, आपको लिखना चाहें तो लिख लेना, नहीं मोबाइल में रखना चाहे तो मोबाइल में रख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक जितने भी प्रधान, देखिए ये टॉपिक मैं शॉर्ट में भी करा सकता था, तुमको केवल नाम बता देता, लेकिन इतना सारा डिटेल मैंने बता दिया। ये आपके फायदे की चीज है, आप एक बार घर जाके इसको नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं किया? ऐसे प्रश्न, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक संकट आया? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो हार गया? प्रथम प्रधानमंत्री। अच्छा, किसके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है? किसकी याद में किसान दिवस मनाया जाता है? अच्छा एक बात बताओ, गुट निरपेक्षता की नीति का जनक कौन है? किसके प्रधानमंत्री काल में परमाणु परीक्षण किया गया? भारत में नई आर्थिक नीति को लागू किसके कार्यकाल के दौरान किया गया? किसके कार्यकाल के दौरान मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? मताधिकार देने का आपका राजनीतिक अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? ये आर्टिकल ऐसे पूछे जाएंगे, इलेक्शन से संबंधित जो चीज है वो पूछी जरूर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो कल मिलते हैं, टॉपिक हो गया कंप्लीट।